हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द पार्ट 2 यूपीएससी। हम लोग फॉलो कर रहे थे हमारा कंप्लीट इकोनॉमी सीरीज और लास्ट क्लास में हमने देखा था कि फाइनेंशियल मार्केट क्या होता है एंड व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि मनी मार्केट क्या होता है और इसके क्या-क्या इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। तो जैसा कि हमने देखा था अपने लास्ट वीडियो में, मनी मार्केट क्या होता है, एक ऐसा सेगमेंट है ये फाइनेंशियल मार्केट का जहाँ पे शॉर्ट टर्म बोरोइंग की जाती है, दैट इज टिपिकली लेस देन 1 ईयर, और इसमें रिस्क कम होते हैं, साथ ही साथ रिटर्न्स भी लो होते हैं। तो आखिर मनी मार्केट में ऐसे कौन-कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनके थ्रू हम अपने मनी को फाइनेंस करा सकते हैं? So basically, there are five main instruments of money market, that is call money, treasury bill, certificate of deposit, commercial paper and bill of exchange. तो इसे अब हम एक एक करके देखेंगे। सबसे पहला हमारा कॉल मनी। तो कॉल मनी क्या है? इट इज अ शॉर्ट टर्म मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट दैट इज यूज्ड फॉर बोरोइंग एंड लेंडिंग मनी इन इंटर बैंक मार्केट। तो हमें ये ध्यान देना है, दो बैंकों के बीच में जब ये लेन देन होता है पैसे का, उसमें आता है हमारा इंस्ट्रूमेंट कॉल मनी। और इसे कॉल मनी क्यों कहते हैं? क्योंकि लेंडर अपने मनी को एनी टाइम डिमांड कर सकता है कि मुझको वापस से रीपेमेंट मेरा कर दो। दिस मेक्स इट अ वेरी फ्लेक्सिबल इंस्ट्रूमेंट फॉर बैंक्स टू मैनेज देयर शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी नीड्स। और क्योंकि ये बहुत ही फ्लेक्सिबल इंस्ट्रूमेंट है, तो ये बैंक्स के लिए काफी आसान हो जाता है। अगर उन्हें अपना शॉर्ट टर्म में उनकी लिक्विडिटी की नीड है, तो वो कॉल मनी के थ्रू उसे फुलफिल कर सकते हैं। तो ये एक आपको टर्म याद रखना है फॉर ओवरनाइट ट्रांजैक्शंस, क्योंकि बहुत बार ऐसे क्वेश्चन फ्रेम होते हैं एमसीक्यू, उसमें ऐसे कीवर्ड्स रहते हैं। तो कॉल मनी इज जनरली यूज्ड फॉर ओवरनाइट ट्रांजैक्शंस, बट इट कैन आल्सो बी एक्सटेंडेड फॉर अ फ्यू डेज। तो बेसिकली ये एक दो दिन के लिए ही होता है, लेकिन इसे कुछ दिन तक और एक्सटेंड किया जा सकता है। तो आखिर ये कॉल मनी काम कैसे करता है, इसे हम एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। लेट सपोज ये है एक बैंक ए और ये है एक बैंक बी। अब इस समय बैंक ए के पास बहुत सारा पैसा है, इसके पास लिक्विडिटी सरप्लस है, क्योंकि जाहिर सा बात है ऐसा तो नहीं होगा कि हर एक टाइम इस बैंक के पास लोग आ ही रहे हैं लोन लेने के लिए। कुछ टाइम ऐसा भी होगा जब इसके पास पैसे हैं और कोई लोन लेने वाला नहीं है। तो हमें पता है अगर जहां हमारे पास पैसा बैठा हुआ है, पैसा पड़ा हुआ है, तो वो हमारा पैसा कोई काम का नहीं है। उसी तरफ अगर बैंक बी में देखा जाए, तो इसके पास लोग तो आ रहे हैं पैसे के लिए, बट इसके पास लिक्विडिटी है नहीं। तो ये क्या करेगा, बैंक बी बैंक ए से कॉल मनी पे ये पैसा ले लेगा, ये सरप्लस लिक्विडिटी अपने पास रख लेगा और इसके बदले में बैंक बी से कुछ इंटरेस्ट प्रोवाइड करेगी। तो यही है हमारा पूरा स्ट्रक्चर कॉल मनी का। बेसिकली इट इज इंटर बैंक मार्केट, दो बैंकों के बीच होता है ये कॉल मनी। अब कभी ऐसा भी हो सकता है कि बी के पास सरप्लस हो, ए को पैसे चाहिए होंगे, तो वो उससे कॉल मनी पे लेगा, कुछ इंटरेस्ट देगा। तो ये था हमारा कॉल मनी। एक और ऐसा ही टर्म है दैट इज नोटिस मनी। ये भी इसका भी सेम स्ट्रक्चर है, इट इज सिमिलर टू कॉल मनी बट विथ अ स्लाइटली लॉन्गर टेनर। इट इज अ शॉर्ट टर्म मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट इन द इंटर बैंक मार्केट। तो ये याद रखना है, नोटिस मनी में भी इंटर बैंक मार्केट ही होता है, बट इसमें जो ये रेंज है ये थोड़ा बढ़ जाता है, ये रेंज करता है 2 to 14 डेज। तो हमें याद रखना है, कॉल मनी फॉर ओवरनाइट ट्रांजैक्शंस, नोटिस मनी फ्रॉम 2 to 14 डेज। तो अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा ट्रेजरी बिल। तो ट्रेजरी बिल्स, जिसे हम टी बिल्स भी कहते हैं, दीज आर शॉर्ट टर्म डेट सिक्योरिटीज इशूड बाय द आरबीआई। इसे आरबीआई इशू करता है, ये हमेशा याद रखना है। ट्रेजरी बिल हमेशा आरबीआई ही इशू करेगा। और ये किसके बिहाफ पे करता है? ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो जब भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पैसे की जरूरत होगी, तो वो आरबीआई के पास जाएगी और आरबीआई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ पे ट्रेजरी बिल्स को इशू करेंगे। These bills are issued with a maturity period of 14 days, 91 days, 182 days and 364 days। तो ऐसे चार तरह के ट्रेजरी बिल रिलीज करती है आरबीआई। एक होता है 14 दिन का, 91 डे का, 182 डेज का एंड 364 डेज का। तो अब ये जो टी बिल्स है ये बहुत ही हाईली लिक्विड नेचर के होते हैं। और ये कैसे? बिकॉज इट कैन बी इजिली ट्रेडेड इन द सेकेंडरी मार्केट। मतलब ये सेकेंडरी मार्केट में भी इन्हें ट्रेड किया जा सकता है। तो हमने देखा था कि प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट क्या होता है। प्राइमरी मार्केट वो मार्केट होता है जहां पे कोई भी सिक्योरिटी, कोई भी इंस्ट्रूमेंट पहली बार आए। और सेकेंडरी मार्केट क्या होता है कि उस इंस्ट्रूमेंट को एक बार किसी ने खरीद लिया है और वो अब उसको बाद में सेकेंडरी मार्केट में उसे सेल कर रहा है। So they are usually sold through an auction process and can be bought by anyone
इंक्लूडिंग इंडिविजुअल्स, फर्म्स, बैंक्स एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। ये पॉइंट भी हमें ध्यान में रखना है कि टी बिल्स को कौन खरीद सकता है, तो कोई भी खरीद सकता है। ये इंडिविजुअल्स भी खरीद सकते हैं, कोई कंपनी भी खरीद सकती है, बैंक्स भी खरीद सकते हैं, और कोई अगर ऐसा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है वो भी इसे खरीद सकता है। सो ट्रेजरी बिल्स को कोई भी खरीद सकता है, बट ये खरीदा कैसे जाता है? ये डिस्काउंटेड प्राइस पे खरीदा जाता है। ये हमेशा ध्यान में रखना है कि ट्रेजरी बिल्स आर बॉट ऑन डिस्काउंटेड प्राइस। तो आखिर ये डिस्काउंटेड प्राइस वर्क कैसे करता है? तो जैसा कि हमने देखा कि आरबीआई ट्रेजरी बिल्स का ऑक्शन करेगी, और अगर इस ट्रेजरी बिल का प्राइस है ₹1000, तो इसे डिस्काउंट करके मिलेगा किसी एक पर्सन को ₹800 में। तो अब इसका प्राइस तो है 1000, बट इस पर्सन को मिला है ₹800। अब इस पर्सन के पास दो ऑप्शन है, या तो ये इसे रख सकता है टिल मैच्योरिटी, होल्ड टिल मैच्योरिटी, या फिर ये इसे सेल कर सकता है सेकेंडरी मार्केट में। तो अगर ये होल्ड करेगा मैच्योरिटी के लिए, मान के चलते हैं ये जो टी बिल खरीदा था ये 14 डेज वाला था, 14 दिन का था, तो इसने 14 दिन तक होल्ड किया। उसके बाद ये जो अपना ट्रेजरी बिल वापस लौटाने जाएगा, तो उसे पूरे पूरे ₹1000 मिलेंगे। तो हमने देखा कि ये इसने सेल कितना में किया? 1000 में, जबकि खरीदा कितने में था? 800 में। तो इसमें इसका कितना 200 का फायदा हो गया। तो इस तरीके से ये ट्रेजरी बिल काम करता है। इसने अपने पैसे इन्वेस्ट किए, इसके बदले इसको ₹200 एक्स्ट्रा मिल गए। उसी तरीके से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जब पैसे की जरूरत थी, लिक्विडिटी की जरूरत थी, तो उन्हें पैसे मिल गए। तो ये तो था पहला केस, इफ ही होल्ड्स टिल मैच्योरिटी। ये एक काम और कर सकता है कि जो सेकेंडरी मार्केट होता है, वहां पे अपना ये टी बिल लेके जाएगा और वो उसे बेच सकता है। तो जैसे कि अगर ये 800 में खरीदा था, तो ये वहां पे जाके 900 में भी बेच सकता है। और अगर किसी ने 900 में खरीद लिया, तो उस केस में इसे ₹100 का प्रॉफिट होगा। बट उसमें यह है कि इसे 14 दिन तक वेट नहीं करना पड़ेगा, ये 6th डे भी जाके बेच सकता है सेकेंडरी मार्केट में। तो दिस इज हाउ ट्रेजरी बिल वर्क्स। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लग रही हैं, तो इन्हें प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें और अपना सपोर्ट शो करें, क्योंकि 72.1% ऐसे व्यूअर्स हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है। सो प्लीज शो योर सपोर्ट एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। नेक्स्ट है हमारा सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। Certificate of deposits are short-term negotiably promissory notes issued by banks and financial institutions. तो ये सेम टू सेम टी बिल्स जैसा ही है, बट फर्क बस इतना है कि इसे बैंक्स और अलग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इशू करते हैं। ट्रेजरी बिल्स के साथ ये था कि आरबीआई उसे इशू करती है, और सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट के साथ क्या है? ये बैंक्स इशू करेंगे। द टेन्योर ऑफ सीडीज यूजुअली रेंज बिटवीन 7 डेज टू 1 ईयर। ये 7 दिन से लेके 1 साल के बीच तक का मैच्योरिटी होता है, और इसे भी सेम वैसे ही डिस्काउंट टू फेस वैल्यू पे बेचा जाता है। जिस तरीके से हमने देखा अभी कि ट्रेजरी बिल्स के साथ होता था, उसे डिस्काउंटेड प्राइस में खरीदा जाता था, उसी तरीके से सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट भी डिस्काउंटेड प्राइस में ही खरीदा जाता है। तो इन्वेस्टर्स ये सीडी को खरीद कहाँ से सकते हैं, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट को? ये डायरेक्टली फ्रॉम द इशूइंग बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो इसे इशू कर रहा है उससे, या फिर ये इसे सेकेंडरी मार्केट से भी परचेज कर सकते हैं। मतलब किसी और ने पहले वो खरीद के रखा हुआ हो, वो उससे डायरेक्टली जाके उससे खरीद सकते हैं, बैंक के पास उन्हें जाने की जरूरत नहीं है। तो इसका स्ट्रक्चर भी वही सेम है। बैंक इशू करेगा सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, और ये डिस्काउंटेड प्राइस में बेचेगा। कोई पर्सन इसे 800 में खरीद लिया, उसके पास दो ऑप्शन है, या तो वो होल्ड करे टिल मैच्योरिटी, या तो फिर वो सेल कर दे इन सेकेंडरी मार्केट। सेम जिस तरीके से ट्रेजरी बिल्स में होता था, उसी तरीके से सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट में भी है। नेक्स्ट है हमारा कॉमर्शियल पेपर। कॉमर्शियल पेपर भी सेम नेचर का है। दीज आर ऑल्सो अनसिक्योर्ड शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट इशूड बाय हाईली रेटेड कॉर्पोरेट्स, एंड ये है इसका मेन फैक्टर कि इसे इशू कौन करता है। सी ट्रेजरी बिल्स हो, कॉमर्शियल पेपर हो, या सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट है, तीनों का नेचर और स्ट्रक्चर सेम है। बस फर्क इतना है कि उसे इशू कौन कर रहा है। तो ट्रेजरी बिल्स आरबीआई इशू करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नाम पे, कॉमर्शियल पेपर को कॉर्पोरेट्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इशू करते हैं, और सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट को बैंक्स इशू करते हैं। बस आपको ये बात ध्यान में रखना है। तो इसका भी यूजुअली रेंज कितना होता है? 7 डेज टू 1 ईयर, एंड दे आर इशूड एट अ डिस्काउंट टू फेस वैल्यू। इसका भी स्ट्रक्चर सेम है। मान लीजिए अडानी है, अगर अडानी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री ने इशू किया अपना कॉमर्शियल पेपर, उसका प्राइस था ₹1000, इसे डिस्काउंटेड प्राइस में किसी ने खरीदा, उसके पास दो ऑप्शन है, या तो वो होल्ड टिल मैच्योरिटी, और ही कैन सेल इन द सेकेंडरी मार्केट। सो नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट, दैट इज बिल ऑफ एक्सचेंज।
A bill of exchange, also known as commercial bill, is a written order from the creditor to the debtor to pay a specific amount to a specific person after a set period of time. तो आखिर ये बिल ऑफ एक्सचेंज है क्या? ये तो ऐसे एक जनरल डेफिनेशन हो गया इसका। और अगर इसे और टेक्निकल टर्म्स में देखें तो हमारे सेक्शन 5 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट ऑफ 1881 इसने डिफाइन किया है बिल ऑफ एक्सचेंज को एज अ रिटन इंस्ट्रूमेंट कैरिंग एन अनकंडीशनल ऑर्डर साइंड बाय द क्रिएटर commanding a specific person to pay a certain sum of money solely to or on the direction of a specific person or to the bearer of the instrument। तो इससे अभी आपको कुछ समझ में नहीं आया होगा कि आखिर ये बिल ऑफ एक्सचेंज है क्या, ये काम कैसे करता है। तो इसे हम एक एग्जाम्पल के तहत समझते हैं। तो लेट सपोज ये एक सेलर है और ये एक बायर है, और अगर इसे और अच्छे से समझना है तो हम मान लेते हैं कि ये एक होलसेलर है और ये एक रिटेलर है। यूजुअली रिटेलर के साथ क्या केस होता है कि वो सारे सामान पहले पेमेंट करके नहीं लेते हैं, वो होलसेलर से सारे अपने गुड्स ले लेते हैं, उन्हें जब बेच देते हैं, जब पैसा आता है तब उस होलसेलर के पास देते हैं। बट कभी कभी ऐसा भी सीन हो सकता है जब इस होलसेलर को कुछ पैसे चाहिए हो, इसे भी लिक्विडिटी की डिमांड हो। तो इस सिनेरियो में ये जो सेलर है वो कार्गो तो भेजता ही है, मतलब गुड्स तो भेजता ही है, इसके साथ साथ ये इशू करता है एक बिल ऑफ एक्सचेंज। तो पहला बात तो हमें ये ध्यान देना है कि ये बिल ऑफ एक्सचेंज को इशू कौन करता है? सेलर। तो इसे ड्रॉवर भी बोलते हैं हम लोग। तो इस कार्गो के साथ साथ ही इसने एक बिल ऑफ एक्सचेंज भी दिया। तो इस बिल ऑफ एक्सचेंज में बेसिकली लिखा हुआ क्या होता है कि एक बार ये तुम्हारा सारा सामान बिक जाएगा तो तुम वो पैसे बैंक को दे दोगे, तब तक के लिए ये जो बैंक है ये इसकी लिक्विडिटी को फुलफिल करेगी। तो बेसिकली इस बिल ऑफ एक्सचेंज में ये जो बायर होगा, ड्रॉई होगा, ये अपना कुछ साइन करेगा और ये साइन करके बैंक को दे देगा। नेक्स्ट हमारा क्या होता है? बैंक पार्टिसिपेट्स एज अ पेई और इंडोर्सी ऑफ द बिल ऑफ एक्सचेंज। अब ये जो बिल ऑफ एक्सचेंज होगा, इससे ये सेलर क्या कर सकता है? बैंक से वो पैसे ले सकता है, बैंक उसे वो पैसे दे देगी। दैट इज बैंक मेक्स पेमेंट टू द सेलर एज पर द बिल ऑफ एक्सचेंज। जितना भी बिल ऑफ एक्सचेंज में लिखा हुआ है उतने वो पैसे बैंक इसको सेलर को दे देगी। नाउ बैंक वेट्स फॉर द बिल ऑफ एक्सचेंज टू मैच्योर टू कलेक्ट द मनी। अब इस बिल ऑफ एक्सचेंज पे एक मैच्योरिटी डेट भी लिखी हुई थी। ये भी लिखा हुआ था कि ये 30 डेज के बाद बायर वापस देगा पैसे। तो अब ये बैंक इंतजार करेगी 30 दिन का। जैसे ही 30 दिन होंगे, इस बायर के पास बैंक जाएगी और जितने पैसे उसने दिए थे उसमें कुछ अपना इंटरेस्ट भी परसेंटेज जोड़ के वो इस बायर से ले लेगी। तो वंस द बिल ऑफ एक्सचेंज मैच्योर्ड, द बायर पेज द बैंक विद द इंटरेस्ट। तो बेसिकली ये जो शॉर्ट टर्म की लिक्विडिटी क्राइसिस थी, इस होलसेलर को शॉर्ट टर्म में पैसे की जरूरत थी और इस रिटेलर के पास अभी पैसे थे नहीं। तो इसे फुलफिल किया किसने? बैंक ने। इसके बदले में इसने कुछ परसेंटेज लिए और ये जो इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल किया सेलर ने इशू करके, इसे ही हम लोग बोलते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज। सो आई होप कि ये बिल ऑफ एक्सचेंज आपको समझ में आ गया हो। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं कि आपको क्या समझ में नहीं आया। तो ये थे हमारे ऑल द इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मनी मार्केट, कि मनी मार्केट में शॉर्ट टर्म में किस किस के थ्रू हम लोग फाइनेंस कर सकते हैं। तो नेक्स्ट अब हमारा आता है कैपिटल मार्केट, और इसे हम देखेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। कैपिटल मार्केट के क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं और वो किस तरीके से काम करते हैं। तो तब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल पार्ट 2 यूपीएससी पे। ऑल द बेस्ट एवरीवन एंड हैव अ गुड लाइफ।